हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज 1 जुलाई है, मेरा बर्थडे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी से कनेक्ट रहूं इस दिन भी, और इस स्पेशल डे में आप सभी को शामिल करूं। तो इसीलिए सोचा कि आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लाती हूं, एक वीडियो के माध्यम से ही सही, बट आप सभी मुझसे कनेक्टेड तो रहोगे। तो लीजिए, एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने फिर से। तो इस वीडियो में कुछ अलग कहानियाँ होंगी जो कि काफ़ी डराने वाली हैं, और जो एक रियल इंसिडेंट से मिलती जुलती कहानियाँ हैं। आई मीन रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरीज़ हैं। उनमें सच्चाई है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है उसके अंदर। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। ये कहानी हमें भेजी है राहुल हल्दर जी ने। तो हमारी पहली कहानी पे आते हैं, भूत। शिव जलपान व मिष्ठान ग्रह हम दोस्तों के बैठकर दुनिया में व आसपास हो रहे कई प्रकार के बात करने का एक बेहतरीन स्थान है। जिसकी ये दुकान है उसका नाम है गोलू। वो अपने साथ क्रिकेट खेलने अक्सर कई जगह जाता है, तो ये अपना ही अड्डा हुआ। वो कुछ न बोल पाता। सोच रहा हूँ हॉरर टाइम कहानी संग्रह में एक और भूतिया कहानी लिखूं, पर कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं, सत्यम और मुकेश बैठे हुए हैं। मैं बोला, अरे भाइयों, कभी तुमने भूत देखा है या कोई कहानी सुनी है भूत के बारे में? सत्यम बोल पड़ा, हाँ मैंने देखा है। मैं बोला, अच्छा चल बता, क्या देखा? अरे यार, एक दिन दोपहर को मिश्रा के ग्राउंड से मैच खेलकर भरे दोपहर खेतों से होते हुए घर लौट रहा था। आसपास सर के बराबर अरहर के खेत मेड़ से होते हुए जा रहा था कि एकाएक एक आदमी जिसका सिर कटा हुआ था मेरे सामने आ गया। मैं तो देखते ही वहाँ से चिल्लाते हुए भागा। जब खेतों से बाहर आया तो मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है, पर नहीं आया। उस समय कक्षा 8 में था, तो छोटा था, इसीलिए बहुत डर गया था। लेकिन वो सच में भूत ही था। मुकेश ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अबे वो तेरा मामा था, हाल चाल पूछ लेते। फिर हम जोर से हंस पड़े। पानी पीने आए थे जगदीश काका। उनका पास ही में एक छोटा सा पान का दुकान है। बड़े ही मजाकिया अंदाज के आदमी हैं। उम्र 50 पार हो गई है, या शायद 60 भी, पर अंदाज मानो एकदम हमारे जैसा, कोई 18-19 साल जैसा। वही उम्र बचपन का, दिल 55 का। कभी कभी हमारे साथ बैठकर बहुत मजाकिया बातें करते हैं, और हम भी उनकी बातों को सुनने के लिए मशगूल रहते थे। गांव और छोटे जगह में अपनों के बीच ऐसे बॉन्ड को शहर वाले क्या जाने। अब ये भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं यही बोला ही था कि जगदीश काका पीछे से बोल पड़े, जिस दिन भूत पकड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा राहुल बेटा। अरे चलिए चलिए, रखिए अपने भूत को अपने पास। मेरे पास अगर आया ना तो मैं खुद ही उसे पकड़ लूँगा। मैं मोबाइल में फेसबुक नोटिफिकेशन देखते हुए बोला। जगदीश काका चिल्लाते हुए बोले, देखा जाएगा देखा जाएगा। जिस दिन एक पैर आम के पेड़ पर और दूसरा जामुन के पेड़ पर रखकर भूत तुम्हारे सामने आएगा, तब फटकर 4 हो जाएगी। कभी कबूतर देखा है, उसका फंदा नहीं। मैं जानबूझकर कहा, छोड़िए। जगदीश काका खींचकर बोले, तुम नास्तिक हो और कुछ नहीं। ये बोलकर काका जाने ही वाले थे कि मुकेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, काका, क्या आपने भूत देखा है? जगदीश काका सीना चौड़ा करते हुए बोले, और क्या, अपनी आंखों से। मैं फिर बोला, तो बताइए कहानी। जगदीश काका बोले, आज सुबह से पेट में कुछ नहीं गया, 10 बज रहे हैं, खाली पेट कहानी नहीं सुना सकता। गोलू भाई, एक ब्रेड पकौड़ा और चाय काका के लिए। मैं दुकानदार गोलू की तरफ देखकर बोला। 2 ग्राहक आए थे, उनको निपटा कर काका हमारे साथ बैठे। वह जब चाय व ब्रेड पकौड़ा खत्म हुई तो पानी से मुंह धोते हुए बोले, तो सुनो, ये बात है आज से लगभग 30 साल पहले की। मेरी उम्र उस समय यही 26-27 के आसपास थी। मैं घूमने गया था अपने मामा के गांव यही जौनपुर के पास, एकदम गोमती नदी के किनारे, बहुत ही सुंदर जगह पर बसा है वो गांव। मामा के घर जैसा खाना पीना और वैसा ही आराम 2 महीने के अंदर एकदम हष्ट पुष्ट हो गया। मामा के घर के पास ही एक अमंगल हुआ। घर के पास ही रहने वाले केदारनाथ दुबे स्वर्ग सिधार गए। यह आदमी जब तक जिंदा था पूरे गांव के लोग उससे परेशान रहते थे। हरदम गाली से भरा गला, मिजाज अति खराब,
घर पर कौवे भी उससे न जीत पाए। कुत्ते और बिल्ली तो घर के सीमा में भी ना आते। पत्नी पहले ही मर गई थी और लड़का दिल्ली या बम्बई काम के बहाने भाग गया था। बूढ़ा घर पर अकेले ही रहता था और एक मस्त फल का बागान था। दिन भर उसी का पहरा देता रहता। इतना खराब आदमी खराब समय ही मरेगा, इसका कोई संदेह नहीं है। उस दिन बाहर धीरे धीरे पानी भी बरस रहा था। रात को कचौड़ी, सब्जी, अरहर की दाल व चावल खाकर मस्त ही लेटा था कि ठीक उसी समय बुलावा आया, शव जलाने जाना है। मैं इसी बीच बोल पड़ा, ये सब पुरानी कहानी है, मैंने हजारों ऐसी कहानी सुनी है। सत्यम बोला, चुप कर, पहले सुन तो। जगदीश काका खींचकर बोले, अरे पहले सुन फिर बकबक करना, ठीक है। जगदीश काका आगे बताने लगे। क्या करूं, बाहर निकलना ही पड़ा। पास के घर में एक आदमी मरा पड़ा रहेगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जितना भी खराब आदमी क्यों ना हो, मनुष्य होने का कुछ कर्तव्य तो है। बाहर निकलकर देखा, हम 4 लोग हैं। कईयों को बुलाया, किसी ने अंदर से कहा बुखार हुआ है, किसी ने कहा उनके पैर काँप रहे हैं, तो हम 4 लोगों को ही कंधा देना पड़ा। 2 लोग के हाथ में झूलते हुए लालटेन और ऊपर कंधे पर झूलता हुआ मरा आदमी। दाहिने पैर के पास से दीनानाथ बोल पड़ा, जिंदा बूढ़े ने बहुत सताया सबको, अब मरकर भी ये खेल खेल ही गया। लेकिन क्या किया जाए, कोई उपाय भी नहीं है। वहीं टिप टिप करती बारिश, सनसनाती हवा व वर्षा के कारण कीचड़ से सरकते हुए रास्ते में हम सब बढ़ चले। चारों तरफ गहरा अंधकार, आसपास के पेड़ उस अंधकार में मानो विशाल दैत्य की तरह सिर हिला रहे हो। बिजली चमकने के कारण आंख बंद हो जा रही है। बीच बीच में रास्ता भूल के कारण पास के खाल में भी 1-2 पैर पड़े। वर्षा की छींटों के कारण लालटेन की चिमनी भी चटक रही है। कभी कभार पैर सरक जा रहे हैं। धीमी वर्षा व ठंडी हवा के कारण आंख जल रही है। भोगना और किसे कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, चिल्लाते चिल्लाते चल रहे थे हम 4 लोग। कंधे के ऊपर बूढ़ा मानो अति आनंद से झूल रहा है। मुझे संदेह हुआ, अभी कहीं अगर शव के चेहरे से कपड़ा हटाने पर पता चला हम लोगों की इस दुर्गति को देखकर बूढ़ा धीरे धीरे हंस रहा हो। बेकार आदमी कहीं का मन मन में अभिशाप देते हुए हम लोग आगे बढ़े। हाँ, कहने को भूल गया, केवल हम 4 लोग ही नहीं थे, वहाँ 2 और लोग थे, और जो कि कुल्हाड़ी लेकर पीछे पीछे आ रहे थे लकड़ी काटने के लिए। कुछ भी हो, शमशान हम लोग पहुँचे। शमशान ठीक गांव के नीचे नदी के पास नहीं है, अच्छा खासा दूर है गांव से। आसपास कोई घर नहीं है। बहुत दूर तक एक खुले खेत में इधर उधर बबूल के जंगल और उसी के आगे टीन शेड से बना घर, पर उसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, एकदम खुला। यही है शमशान में आने वालों के लिए बैठने का स्थल। ठीक उसी के नीचे एक माटी की सीढ़ी गोमती के पानी में उतर गई है। एकदम बढ़िया सीढ़ी। 14-15 चढ़ान पर वर्षा के दिन होने के कारण नदी में पानी थोड़ा बढ़ा है, इसीलिए 5-6 ही दिख रहे हैं। टूटी फूटी अवस्था, कहीं कहीं से ईंट बाहर निकल गए। हमने शव को वहीं सीढ़ी पर ही उतारा, ऐसे रखा जैसे शव के पैर पानी में डूब जाए। इससे बूढ़े का नदी यात्रा भी होगा और किसी को शव पकड़कर भी नहीं बैठना पड़ेगा। शव को उतार हम लोग उस टीन शेड के नीचे बैठे। जो दोनों लोग आए हैं वो लकड़ी की व्यवस्था करे, फिर चिता सजाई जाएगी। बैठकर हम चारों आपस में बात करने लगे। चारों तरफ अंधकार, हवा हवा में ही बबूल के पेड़ के नीचे सियारों के आंख चमक रहे हैं। अंधेरे में जलते उन आंखों को देखकर भय भी हो रहा है, कहीं भूत तो नहीं है। लालटेन के शीशे में कालापन आ गया है। कुछ कुछ प्रकाश घाट पर रखे शव पर पड़ रहा है। बात के बीच में शव के ऊपर हम लोग नज़र रखे हैं, कहीं सियार न खींच ले जाए, इसीलिए होशियार रहना ज़रूरी है। कितनी देर हुई ये नहीं बता सकता, पर एकाएक भयभीत स्वर में पास ही बैठा कांतीलाल बोल उठा, शव कुछ हिल रहा है। हम बोले कि चुप कर, तेरे आंखों का भूल है। कुछ देर बाद इस बार दीनानाथ बोला, सही में शव में हलचल हुई। हम चारों में सबसे साहसी था भानु। जैसा चौड़ा छाती वैसा ही बेपरवाह। उसने आश्वासन देते हुए कहा, वो कुछ नहीं, पानी की लहरों के कारण हुआ होगा। फिर कुछ मिनट कटते ही मेरा पूरा शरीर भय व आतंक से कांप उठा। कोई भूल नहीं है। लालटेन की धीमी रोशनी में भी स्पष्ट देखा जा सकता है कि शव कुछ कुछ सही पानी की तरफ जा रहा है। ये क्या है?
मैं, दीनानाथ और कांतिलाल एक साथ चिल्ला उठे। भानु खड़ा होकर डपट कर बोला, चुप करो, फिसलन सीढ़ी है, तभी पानी की तरफ फिसल रही है। रुको, मैं उठा कर लाता हूँ। शव तब भी नीचे की तरफ जा रहा है और घुटनों तक पानी में चला गया है। भानु जाकर अर्थी के बांस को पकड़कर खींचता है, लेकिन ये क्या, भानु के खींचने से उलट वो शव और अंदर पानी की तरफ चला गया। बलशाली भानु इस बार दोनों हाथों से शव को जकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य, भानु पकड़ नहीं सका और फिसल कर कमर जितने पानी में जा गिरा और इसके साथ ही उसका पूरा साहस गायब हो गया। अब भानु भय से चिल्लाया, अरे तुम लोग मुझे बचाओ, ये शव मुझे अपने साथ पानी में ले जा रहा है। हे भगवान, अरे माई हो। अब मानो तो हमें काटो तो खून नहीं, शरीर में खून की जगह पानी बह रहा हो। हम तीनों चिल्लाए, शव छोड़ दो, अरे भानु शव छोड़ दो। भानु चिल्लाया, नहीं छोड़ पा रहा, बचाओ मुझे, शव नहीं छोड़ पा रहा मैं। हम तीनों नदी की तरफ दौड़े और जकड़ लिया भानु को। फिर जो हुआ उसको याद कर आतंक से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हड्डी के शरीर वाले शव में क्या अमानवीय शक्ति। एक तरफ हम चार और एक तरफ शव अकेला। हमें अनायासी तुक्ष समझकर नदी के पानी में खींचने लगा। ठंडा पानी हमारे कमर को छोड़कर पेट तक उठ चुका था, फिर पानी सीने तक आ गया। हम समझ गए कि अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं है। ये शव हम सबको खींचकर अंदर ले जा रहा है गहरे घूमती नदी के पानी में। क्या अवस्था है, हम सबका ज्ञान व शक्ति सब चला गया है, मानो एक शव के साथ अपने प्राण के लिए हम युद्ध कर रहे हों। बल्कि ये समझ रहा हूँ कि हमारे विजय होने के आसार नहीं हैं। अमानवीय शैतानी शक्ति के आगे हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। और सबसे भयानक ये है कि शव को छोड़कर ऊपर उठ जाओ, वो शक्ति भी नहीं है। भानु शव को छोड़ नहीं पा रहा और हम भानु को छोड़ नहीं पा रहे। मानो किसी मंत्र के बल पर वो शव हमारे शरीरों को भी जकड़ लिया हो, मानो हम सबको उसने हिप्नोटाइज कर दिया हो। सीने तक की पानी क्रमशः गले तक पहुंच चुका है और देर नहीं है मृत्यु की। चारों तरफ घूमती नदी के अंधकार में मानो शैतान की खिलखिलाहट सुनी जा रही है। वहाँ से प्रेत अंधकार जगत शव हमें उसी पथ पर ले जा रहा है। अंतिम बार के लिए हम सब भय से कांपते हुए चिल्ला उठे, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ठीक उसी समय चिता के लिए लकड़ी की गट्ठर लेकर वो दोनों आ रहे थे। हम सबके चिल्लाने की आवाज़ सुन वो दोनों नदी में कूद पड़े। अब तक हम 4 थे, अब हुए 6 लोग। अब फिर नए शक्ति के साथ, अमानवीय शक्ति के साथ युद्ध शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे थमना शुरू हुआ। शव, धीरे धीरे हम विजयी होने लगे। क्रमशः शव हम लोगों के साथ होने लगा। तब भी उसका ज़बरदस्त खिंचाव है, लेकिन फिर भी हम उसको घाट की तरफ ले आने लगे। गले तक के पानी से कमर तक, फिर घुटने तक पानी। अब उधर का खिंचाव एकाएक छूट गया और शव के साथ हम सब एक दूसरे के ऊपर घाट की तरफ गिरे। अरे रे, अरे राम। फिर तभी घाट से पानी की तरफ दिखाई दी। जगदीश काका यहीं पर रुके। हम सब एक ध्यान सांस बंद करके सुन रहे हैं ये अति भयावह कहानी। हम एक साथ बोल पड़े, क्या दिखाई दिया? जगदीश काका धीरे से बोले, और क्या, प्रायः 1.5 हाथ लंबा। 1.5 हाथ लंबा क्या? क्या काका? मुकेश ने आतुरता से पूछा। जगदीश काका, और क्या हो सकता है? हमारे गोमती नदी के पानी वाला सांप। हाँ, सांप ही था। मैं हंस उठा। सत्यम उठ खड़ा हुआ और बोला, काका आप झूठ बोल रहे हो। काका हंसकर बोले, हो सकता है, पर आज खूब मज़ा आया। भूत का मज़ा मिला। फट गई ना सुनकर। बिना उत्तर दिए जगदीश काका हंसते हुए अपने छोटे से पान की दुकान की तरफ चल पड़े, जिस पर एक साहब जोर से बोल रहे थे, ओ काका इधर आइए। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, मृत्यु। आप डरते हैं? आप कहेंगे हाँ। किस वस्तु से? आपका उत्तर होगा कई वस्तुओं से। आप भूतों से डरते हैं? शायद नहीं या हाँ। वैसे भी डर कुछ भी हो, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको आतंकित कर दे। वो डर भूतों का भी हो सकता है और नहीं भी। पर आज मैं भूतों के बारे में नहीं, एक डर की कहानी बताऊंगी, सोच के डर की, या शायद कुछ और। आज भूतों को आराम करने देते हैं। कभी कभार कुछ अलौकिक चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बात है कुछ सालों पहले की। इतना समझ लीजिए जब मैसेज लिफाफे में सील कर लाल डब्बे के ज़रिए भेजा जा सकता था। तो आइए सुनते हैं क्या है ये डर। मेरे साथ वाले आदमी ने आविष्कार किया कि उनके परिचित के एक दल ने
सामने के 6 बर्थ के सेकंड क्लास को रिजर्व किया है तथा उनमें से एक बर्थ खाली जा रहा है। ये खबर सुनते ही वो अपने सामान को नीचे उतारे तथा जाते समय हंसकर बोले, आपका तो बहुत अच्छा हुआ, अब आप अकेले हैं, एकदम राजा की तरह सोते हुए जा पाएंगे। अच्छा चलता हूँ। राजा अकेला? ये सब बात सुनने से पहले ही मैंने अनुमान लगाया था कि बाहर की लिस्ट में जिसका नाम था वो इस काल के एक बेहतरीन साहित्यकार हैं। मैंने वैसे उन्हें पहले कभी नहीं देखा, किंतु उनके चित्र के साथ इस आदमी के चेहरे का मिलान ज़रूर होगा। इसलिए अनजाने में ऊपर के बर्थ पर किसी भयंकर प्रसिद्ध साथी के साथ ट्रेन जर्नी की कल्पना को लेकर भयभीत था। साहित्य एवं साहित्यिक दोनों से ही मैं हर वक्त डरता हूँ। मैं काम करता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, एवं ये बात मानने में शर्माता नहीं हूँ कि संख्या तत्व के आगे रस तत्व का स्वाद बहुत ही फीका लगता है मुझे। पूरे भारतवर्ष में कौन से भाषा के कितने किताब छापे जाते हैं उसका हिसाब मैं लगभग दे सकता हूँ, लेकिन अगर एक महारथी साहित्यिक अगर पूछे कि उनके कौन कौन सी किताब को मैंने पढ़ा है, लो तब तो मैं गया। गणित में फेल हुए छात्र की तरह एक नज़र ताकने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए उनके उत्तर जाने के कारण थोड़ा सा शांति महसूस किया। इसमें संदेह क्या है। मस्त बर्थ पर चादर बिछा लिया, फिर आराम से हाथ पर फैलाकर, ओहो हो क्या आनंद था। पटना से जब ट्रेन छूटी उस मस्ती के आनंद में भरपूर हूँ। बाद में ट्रेन की गति से जब कहीं स्टेशन निकल गए तब भी, लेकिन लाइट बंद होने के विचार करते ही कैसी एक अद्भुत अशांति ने मुझे घेर लिया। अचानक लगने लगा मैं अकेला हूँ। केवल इस छोटे से डिब्बे के अंदर ही नहीं, इस विशाल ट्रेन में मेरे अलावा कहीं कोई यात्री ही नहीं है। एक विशाल भूतिया ट्रेन मुझे लेकर अनंत अंधकार में कूद पड़ी है। कहाँ जा रही है मैं नहीं जानता। हो सकता है ट्रेन को भी ये नहीं मालूम है। कुछ 1 मिनट के अंदर ही मैं उठ बैठा, लाइट जलाया, फिर तीक्ष्ण एक लाइट की चौंध आंख में लगते ही अशांति के बादल कट गए। सही बात बताऊं तो हंसी ही आई मुझे। साहित्य में संग गुण है ज़रूर। वो आदमी मेरे सहयात्री न होने पर भी उसकी भावना ने मुझे आकर छुआ है। साथ रहने पर मैं बच नहीं पाता। कहाँ से ये सब बेकार कल्पना दिमाग में आती है। आश्चर्य की बात है, 4 घूंट पानी पीकर एक लाइट को जलाकर फिर लेट गया, लेकिन आँख के पास लाइट जलने पर मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं लगती। परेशान होकर मैं इधर उधर करने लगा, अथवा लाइट बंद करने का भी साहस नहीं हो रहा था। याद आया वो सब भयानक भावना शायद मुझे फिर जकड़ लेंगे। इसीलिए आंखों के पलकों को ज़बरदस्ती बंद कर निद्रा साधना शुरू कर दी, वो भी मात्र कुछ समय के लिए ही। उसके बाद ही मुझे एक नए भावना ने जकड़ लिया। बहुत ज़ोर से जा रही है ना ये ट्रेन, बहुत अस्वाभाविक स्पीड से। जितने सब रेलवे एक्सीडेंट की खबर को जानता हूँ, एक के बाद एक याद आने लगे। अंधकार के भीतर से अंधे की तरह ट्रेन सोते गाँव, शून्य प्रांत, काले जंगल, नदी के पुल को पार कर रहा है। ये निर्जन निषिद्ध यात्रा मानो भाग्य के हाथ में खुद को छोड़ने के सिवा और कुछ भी नहीं है। कौन जाने कहाँ अलग हुआ पड़ा है ये पटरी का प्लेट। कहीं कोई ब्रिज चरमरा रहा हो। मुहूर्त के भीतर पटरी से उतर जा सकता है ये ट्रेन। फिर मैं खुद के ऊपर परेशान होकर उठा। क्या आश्चर्य है, क्यों ऐसे भयावह अर्थहीन भावना है मेरे। प्रतिदिन प्रति रात ऐसे असंख्य ट्रेन भारत में दौड़ रहे हैं, उसमें कितनों का एक्सीडेंट होता है। दुर्घटना घटने का भय मुझे ज़्यादा है, बल्कि मुझसे ज़्यादा रेल कंपनी व इस ट्रेन को जो चला रहा है उसे होगा। कम से कम 300-400 मनुष्य की जान जिनके हाथों में है। ये सब भावना मुझसे ज़्यादा सोच रहे वो सब। मैं फिर उठ गया, टॉयलेट में जाकर चेहरे व सर पर कुछ पानी छिड़का। अकेले ऐसे गाड़ी में जाना ये मेरी पहली बार नहीं है जो ये सब बालकों वाले चिंता मुझे घेर लेंगे। किसी कारण से सिर घूम गया है, इसलिए ये सब कांड हो रहा है। दोनों पंखे के बटन को चला व लाइट बुझा फिर लेट गया, किंतु तुरंत ही वो अद्भुत भय सीने पर दबाव बनाने लगा। फिर लगने लगा कहीं कुछ घट रहा है, कुछ एक निश्चय ही घटना घटेगा। आज हो या कल हो, इस ट्रेन पर हो या उसके बाद हो। और फिर ये लगने लगा इस ट्रेन में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा भी है, अथवा कुछ और एक चल रहा है मेरे साथ। मेरे इस बर्थ के नीचे ही वो बैठा हुआ है। एक बार सिर नीचे करके देखते ही उसकी 2 ज्वलंत आंखों को मैं देख पाऊंगा। ओह हे भगवान, पागल तो नहीं हो जा रहा मैं। कोई कारण नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, फिर भी पृथ्वी के जितने सब विकृत व अद्भुत कल्पना ने मुझे पकड़ा हुआ है। जल्द ही कुछ भयानक भूतों की कहानी को पढ़ा था, शायद उसी की प्रतिक्रिया है ये सब। इस अद्भुत अशांति से निकालने के लिए मन के साथ युद्ध शुरू किया मैंने।
एकदम मन से सोचने लगा। संख्या तत्व के जितने सब जटिल समस्या जो भेड़ों को गिनने से भी ज़्यादा कठिन है। फिर और 1 घंटे बाद ट्रेन के किऊल जंक्शन छोड़ने के बाद मेरे आँख में नींद उतर आई। लेकिन कौन जानता था जागने से भी ज़्यादा विभत्स हो जाएगी ये नींद। मन के सभी अद्भुत भावना और भयंकर हो जाएंगे नींद के अंदर। मैं स्वप्न देखने लगा। अद्भुत भयानक वो स्वप्न। साफ साफ देखा एक नग्न पहाड़ मेरे सामने। उसके कहीं भी एक भी पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि एक गुच्छा घास तक नहीं है। चारों तरफ जन्य प्राणी के चिन्ह नहीं हैं। केवल पहाड़ के सिर के ऊपर अनंत शाम के लाल सूर्य किरण मानो भयानक आग की तरह जल रहे हैं। और वहाँ अशुभ रंगे प्रकाश पर पंख जोड़ बैठा है मात्र एक गिद्ध, मानो इंतजार कर रहा है काल पुरुष की तरह। लेकिन वहीं पर अंत नहीं है, और भी कुछ था उसके साथ। मैंने देखा उस भयानक नग्नता पहाड़ पर बैठे भूखे गिद्ध के आँख के नीचे 4 लोग एक मृत देह को कंधे पर लेकर जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए। कहाँ जा रहे हैं नहीं जानता। उन चारों के चेहरे पर एक दुख की रेखा, और उन शव वाहक में एक लोग मैं हूँ। चिल्लाते हुए मैं जाग उठा। मेरे सर्वांग से तब पसीना गिर रहा है। चलते हुए ट्रेन की आवाज़ के साथ बज उठा मेरे दिल की धड़कनें। लाइट जला उठा बैठा मैं। नहीं, और नहीं सोऊंगा मैं। किसी भी कारण से हो, मेरे भीतर कुछ गोलमाल हुआ है। हाथ घड़ी में देखा, रात प्राय 3 बजे के आसपास। ये कुछ समय न होकर लाइट जलाकर बैठा ही रहूँगा। इतने देर बाद मेरे मन में बात उठी, साहित्यिक आदमी को मुझे यहाँ पकड़े रहना ही चाहिए था। इस भयानक सपने से अच्छा साहित्यिक चर्चा बहुत ठीक था। बैठकर फिर संख्या तत्व के बारे में सोचने लगा। लेकिन इतने में सही के नींद ने मुझे पकड़ लिया। बैठे बैठे फिर मेरी आंख बंद हो गई, एवं कुछ देर बाद ही उसी भयानक स्वप्न की पुनरावृत्ति। वही पहाड़, वही सूर्य की किरण, वही गिद्ध और वैसा ही एक मृत देह कंधे पर लेकर हम 4 शव यात्री। इस बार चिल्लाते हुए नहीं, पागलों की तरह कराहते हुए उठ बैठा मैं। और अगर पास की खिड़की से भोर की आभा न दिखाई देती तो चैन खींचकर ट्रेन रोक देता। वो कूद जाता दरवाजे से। उठकर सभी खिड़की को खोल दिया। सूर्य ठीक से उठा नहीं है अभी तक। बाहर के पेड़ पौधे, मैदान व पहाड़ों के ऊपर धूसर ब्रह्म मुहूर्त। एक झोंका ठंडी हवा आकर शरीर को कपा गई, पर कुछ नहीं सोचा। केवल विदेशी कवि की तरह कहा, हेल होली लाइट। सुबह 8 बजे पहुंचा गंतव्य स्थान पर। इस भूतिया ट्रेन से उतरकर शांति मिली। 1 घंटे के अंदर मामा के घर पहुंच गया। मामा बैचलर आदमी, कुछ पागल की तरह। पहले छूटे जीवन में कुछ साल सन्यासी बनकर वास किया था। फिर यहाँ पर आकर डॉक्टरी शुरू की। एकदम ग्रामीण अंचल। कुछ बॉक्स होम्योपैथिक दवाई के जरिए यहाँ धन्यवान हो गए वो। पहाड़, जंगल, एक छोटी नदी और कुछ घर देहाती लोगों के बीच मामा के लाल रंग की छोटी से घर बहुत मनोरम है। जगह काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। मैं ठीक वर्णना नहीं कर पाऊंगा। अगर वह साहित्यकार आदमी होता तो वही आपको अच्छे से समझा पाता। मेरी धारणा केवल ये है, दिल्ली व शहरों से भागकर जो आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, वो उस अज्ञातवास के समय शहर के परिचित से न मिलने को, जिन्हें अच्छा लगता है, ये जगह उनके लिए आदर्श है। जब पहुंचा तो कुछ दूर पर ही मामा खड़े थे। उनके दोनों तरफ कानों के 2 गुच्छा बाल जगमगा रहा है सुबह की किरण से। लेकिन उससे भी जगमगाती हंसी हंसे मामा। आओ आओ रॉबिन, रास्ते में कोई असुविधा तो नहीं हुई? असुविधा? मैं थोड़ा सा हंसा। रात का वो सपना फिर मुझे याद आ गया। किंतु कुछ देर बाद ही ठंडे पानी से स्नान कर जलते आँख ठीक हुए। धीरे धीरे सब कुछ स्वाभाविक हो गया। फिर जब खाना खाने बैठे तब मैंने अपने सपने के बारे में मामा को सब कुछ खुलकर बताया। सुनकर तो मामा हो करके हंस पड़े। बोल क्या रहे हो? आने से पहले कुछ भारी खा लिया था लगता है। हाँ खाया था, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हाँ तभी ये सब कांड हुआ। पेट गर्म होने पर ही लोग वो सब ख्याल सोचते हैं। खाने में देर है, ब्रेकफास्ट जल्दी से करके 2-3 घंटे सो जा। मैं तब तक ग्राम से एक रोगी को देखकर आता हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वो मामा के डॉक्टरी व्याख्या को सुनकर पूरा हृदय हल्का हो गया। फिर खटिया पर शरीर रखते ही नींद आ गई। इस बार न स्वप्न न ही कुछ और। बेटा क्या हो गया ये बेटा? नींद टूटा नौकर के रोने की आवाज़ सुनकर। जल्दी से निकला आंगन में। मामा को कुछ लोग लाद कर ला रहे थे कंपाउंड में। उनके आंख व चेहरे पर शोक व वेदना की छाप है। जोर जोर से दहाड़ मारकर रो रहा है नौकर। क्या हुआ? अरे बताओगे क्या हुआ? चिल्लाकर मैंने जानना चाहा।
लेकिन किसी उत्तर की ज़रूरत नहीं थी। मेरा मन वो पहले ही जान चुका है। फिर भी कौन जानता है कि मामा के हार्ट अटैक की अवस्था इतनी ख़राब थी। 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रास्ते पर उठते समय साइकिल से गिर गए। जो पास थे उन्होंने बताया साइकिल से गिरकर वो नहीं मरे, गिरने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्थर होकर खड़ा रहा मैं, रोने लायक शक्ति भी नहीं थी। जब आया हूँ तो शोक में बैठने रहने से नहीं चलेगा। 6 मील जाकर पोस्ट ऑफिस में ज़रूरी टेलीग्राम भेजकर सब कुछ ठीक कर जब शव लेकर निकला तब तक शाम होने वाली थी। क्लांत पैर से चल रहा हूँ, प्रायः 1.5 मील दूर शमशान। किंतु ये क्या है, ये क्या है? यहाँ पर वो नग्न पहाड़ कहाँ से आया? उस पर बिखरा है अंतिम सूर्य की लाल किरण। न जाने कहाँ से आकर उस पर पंख मोड़कर बैठा है एक गिद्ध, काल पुरुष की तरह। सब कुछ एक है उस स्वप्न के साथ। मेरे चारों तरफ वही शून्यता, वही प्रेत शून्य। अमानसिक भय से मैं खड़ा हो गया, मानो कोई मेरे दोनों पैरों को ज़मीन के अंदर खींचने लगा हो। पूरी रात ट्रेन में वैसे डर दिखाया किसने? मेरे बर्थ के नीचे जो बैठा था, क्या वही? वो कौन था? क्या वो मृत्यु है मेरे साथ? क्या मेरे साथ ही साथी बनकर आई थी वो मृत्यु? कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माता दी।